प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। शक्ति क्लासेज में आपका स्वागत है। तो कैसे आप सब लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज अपने कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए अगला नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, जो कि बहुपद के नाम से है। तो लीजिए कॉपी पेन और हो जाइए तैयार, बढ़े आगे अपने, करें शुरुआत इस कार्य की। तो विद्यार्थी, इसको देखने के लिए सबसे पहले बहुपद को जानने के लिए अपने पास दो शब्द हैं मेरे पास, उनको अपने जानना आवश्यक है। तो उन शब्दों को यदि मैं देखूं तो एक शब्द तो है चर और एक होता है बच्चों अचर। ये दो शब्द हैं, इनके बारे में अपने को जानकारी होनी चाहिए। तो अपने देखें चर क्या होता है, आचर क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस है, ये बात अपने करें पहले, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चर वे राशियाँ होती है जिनके जो मान है वो हमें ज्ञात नहीं होते। चर वे राशियाँ होती है जिनके मान अपने को ज्ञात नहीं होते और उनके मान है वो वहाँ की जो दी गई शर्तें हैं उन पर निर्भर करते हैं, ठीक है। और जैसे अपने इनको अंग्रेजी के छोटे शब्दों जैसे एक्स वाई जेड पी क्यू आर इससे लेते हैं। तो मैं लिख देता हूँ जिससे अपने को और ज़्यादा समझ में आ जाए। चर वे राशियाँ हैं, यानी ये दो शब्द हैं, इनको अपने देखना है। तो चर वे राशियाँ हैं जिनके मान ज्ञात नहीं होते तथा दी गई शर्त, यानी एक शर्त इनके लिए दी जाती है, दी गई शर्त, जो शर्त है दी गई शर्तों पर निर्भर करते हैं। इन्हें सामान्यतः अपने एक्स वाई जेड या पी क्यू आर यानी इंग्लिश के छोटे जो अक्षर हैं उनसे अपने लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है कि कैसे इनके मान ज्ञात कैसे नहीं होते, क्या निर्भर करता है, उसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ। मान लीजिए मेरे पास है x + 5 = 6 आ गया, ये है। तो यहाँ पर देखिए ये x है, इसका मान अपने को पता नहीं है ना। 5 है वो अपने को पता है, इसकी वैल्यू 5 है, 6 की वैल्यू 6 है हमें पता है, पर x के बारे में अपने को पता नहीं है। तो यहाँ पर x का मान है, उसके लिए शर्त है कि x को 5 में जोड़े तो 6 आना चाहिए। तो यहाँ पर x का मान अपने को पता लग गया 1 है, यहाँ पर x का मान अपने को पता लग गया 1 है। अब देखिए कि x का मान कैसे बदल जाता है। अब देखिए मैं शर्त है वो थोड़ी सी हटा देता हूँ, चेंज कर देता हूँ इसकी। तो मैंने शर्त जैसे ही बदली, अब देखिए x का मान क्या हो जाएगा कि 5 में मैं क्या जोड़ूँ, 5 में क्या जोड़ूँ कि 8 आ जाए, तो मेरे को पता है 3 जोड़ूंगा। तो देखिए x का मान बदल गया। तो इसलिए ये कह रहा है कि दी गई शर्तों पर निर्भर करता है। x का मान है वो हमें ज्ञात नहीं होता और वहाँ पर जो कंडीशंस जो दी गई है, शर्त जो दी गई है उस पर ये निर्भर करता है। तो इसको अपने चर कहते हैं। तो यहाँ पर x चर हो गया। इसी तरह बहुत से चर के रूप में जैसे y को भी अपने लिख सकते हैं, यहाँ पर y का मान आ जाएगा। इसी तरह z को यदि देखें तो यहाँ पर z का मान आ जाएगा। इस तरह से चर के मान है वो बदलते रहते हैं। चर है वो x y z अक्षर जो अंग्रेजी के अक्षर है वो अपने लेते रहते हैं। इसमें सामान्यतः मुख्यतः यही शब्द लेते हैं, बाकी कुछ भी अपने इसमें ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अचर के बारे में भी। अचर किसे कहते हैं? तो यदि मैं चर और अचर के हिसाब से, यदि इसके हिसाब से मैं देखूं तो बिल्कुल साधारण सी परिभाषा बन जाती है। अचर वे राशियां हैं जिनके मान ज्ञात होते हैं। अचर वे राशियां हैं जिनके मान ज्ञात होते हैं और कोई शर्त उन पर नहीं लगती है या शर्त पर निर्भर नहीं करते हैं, ठीक है। उनके ऊपर शर्त कोई लागू नहीं होती है और सामान्यतः इनको संख्या के रूप में अपने लिखते हैं। तो देखिए इसकी मैं यदि लिखूं, अचर वे राशियां हैं जिनके मान ज्ञात होते हैं तथा इन पर शर्त लागू नहीं होती है। यानी इनके मान ज्ञात करेंगे तो इन पर कोई शर्त नहीं होती है, भी मान का ऑलरेडी अपने को दिया होता है। तो देखिए जैसे सामान्यतः संख्या होती है, ये तो संख्या होती है उसको अपने अचर के रूप में। अब यदि देखें तो यही उदाहरण लेता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पर 5 है वो एक अचर है, 6 है वो अचर है, क्योंकि 5 की वैल्यू अपने को पता है 5 है, 6 की वैल्यू अपने को पता है 6 है। तो ये अचर है, यहाँ पर 5 और 6 दोनों अचर है और ये चर है। तो इस तरह से अपने पास चर और अचर को अपने समझ लेते हैं। अब यदि अपने चर और अचर को समझ लिया, भी किसी भी जो राशि है जिसका मान अपने को ज्ञात नहीं होता है और दी गई शर्त पर निर्भर करके वो चर होगी, और जिसका मान ज्ञात होता है या जिस पर कोई शर्त लागू नहीं होती वो अचर हो गया। अब मेरे पास एक शब्द नया आता है, वो है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होता है? तो वे राशियाँ जो चर और अचर से मिलकर बनती है, वे राशियां जो चर और अचर से मिलकर बनती है उनको अपने बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो बीजीय व्यंजक में चर भी हो सकते हैं, अचर भी हो सकते हैं, चर और अचर दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के जोड़ से यदि मैं देखूं, यदि मैं आगे बढ़ूं
तो इन दोनों से, चर और अचर से मेरे पास क्या बन जाएंगे, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक का चर और अचर, वे राशियां जो चर और अचर से मिलकर बनती है उसे अपने बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब देखिए बीजीय व्यंजक में चर अकेला भी हो सकता है, अचर भी हो सकता है, तो इसके बारे में मैं लिख दूं, वे राशियां जो चर और अचर से मिलकर, यानी इसमें चर और अचर दोनों शामिल होते हैं। चर और अचर वे राशियां जिनमें, ऐसे लिख देता हूँ, जिनमें, ज़्यादा इजी रहेगा, जिनमें चर और अचर शामिल होते हैं, ठीक है, चर और अचर शामिल होते हैं, ऐसे लिख देते हैं, उन्हें अपने बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे अब अपने देखें तो मेरे पास यहाँ पर मैं देखूँ तो x + 5 यदि देखूँ तो ये एक बीजीय व्यंजक है, क्योंकि इसमें एक चर है और एक अचर है। और यदि मैं x को देखूँ तो ये भी एक बीजीय व्यंजक है, इसमें केवल चर है। और यदि मैं 5 को देखूँ तो ये भी एक बीजीय व्यंजक है। तो ये 3 बीजीय व्यंजक आपके सामने है यहाँ पर। तो बीजीय व्यंजक किससे मिलते हैं, चर और अचर के मिलने से जो अपने पास जो राशि बनती है उसको अपने बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब बीजीय व्यंजक आगे चल के, बीजीय व्यंजक के बाद अपने पास आगे चल के एक शब्द आता है बहुपद। अब आप कहेंगे बहुपद क्या होता है, तो ये जो बीजीय व्यंजक है, कोई भी बीजीय व्यंजक है जिसमें प्रत्येक चर की जो घात है वो धनात्मक पूर्णांक हो, प्रत्येक चर की घात है वो धनात्मक पूर्णांक हो, तो अपने उसको बहुपद कहते हैं। तो इसके बाद अपने पास बन जाएगा बहुपद, बहुपद शब्द आ जाएगा। अब बहुपद क्या होता है, बहुपद वे बीजीय व्यंजक जिनमें प्रत्येक चर की घात धनात्मक हो, वे बीजीय व्यंजक जिनमें प्रत्येक चर की घात धनात्मक पूर्णांक हो। ये इस पर मुख्य जोर देना है अपने को, धनात्मक पूर्णांक हो, बहुपद कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। यानी वे बीजीय व्यंजक जिनमें प्रत्येक चर की घात, चर यानी अज्ञात राशि जिसका अपने को मान पता नहीं है, उसकी घात जो है वो धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, जैसे 1, 2, 3, 4 इस तरह से होनी चाहिए, और माइनस में नहीं होनी चाहिए, और ऐसे नहीं होनी चाहिए जैसे 5.5 हो गया, 6.5 हो गया, इस तरह से नहीं होनी चाहिए। तो वो अपने पास क्या कहलाएंगे, बहुपद कहलाएंगे। जिसके उदाहरण तौर पर अपने लें तो ये देखिए 4x + 2, इसमें चर एक ही चर है, x है, और उसकी घात नहीं लगी है, तो इसका मतलब एक घात है, तो एक घात है धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए ये बहुपद है। इसको मैं यदि देखूं 2y² 4y + 3, इसमें यदि मैं देखूं तो ये भी बहुपद, ये भी बीजीय व्यंजक एक बहुपद है। क्यों है, क्योंकि इसमें चर है वो y है, y की घात है वो धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो ये भी अपने पास यदि कहें तो बहुपद है। और यदि मैं इसको देखूं तो आपके अनुसार क्या होना चाहिए, ये बहुपद है या नहीं है। तो विद्यार्थियों यदि इसमें देखें अपने को घात धनात्मक दिख रही है x के ना, पर x को यदि अपने अंश के रूप में लेके आएंगे तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। x को यदि अपने अंश के रूप में ऊपर लेके आएंगे तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, इसलिए ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद है, ये भी है, परंतु ये बहुपद नहीं है। इसी प्रकार यदि और मैं उदाहरण देखूं बच्चों, 9th क्लास में आपने ये देख रखे हैं, तो इसमें देखिए आप बता सकते हैं कि ये बहुपद है या नहीं। तो सबसे पहले तो इसमें मैंने चर देखा, चर है x, ठीक है, चर x है इसमें। अब चर की घात देखनी होती है अपने को, तो अंडर का मतलब क्या होता है, अंडर का मतलब होता है आधी घात 1/2। तो धनात्मक पूर्णांक तो नहीं हुआ ना, पूर्णांक का मतलब तो 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस तरह से होता है। ये तो आधी घात आ गई थी, पूर्णांक नहीं है, तो अपने कह सकते हैं ये बहुपद नहीं है। तो इस तरह से अपने बहुपद के बारे में जाना। तो बहुपद का पता लग गया कि जिसमें प्रत्येक चर, बहुपद में 2 चर भी हो सकते हैं, 3 चर भी हो सकते हैं, कितने भी चर हो सकते हैं। और बहुपद को अपने मुख्यतः जैसे मान लीजिए मैं इस तरह से लिखूं px, ये एक बहुपद है, px एक बहुपद है। इसमें अपने को ये पता लग गया कि चर है वो x है, इसमें जो चर आएगा वो x है। इस तरह से बहुपद को qx भी लिख देते हैं, और बहुपद को ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें अपने को पता लग गया कि z एक बहुपद किसका है, a b c 3 चर होंगे उसमें। ये इस तरह से ये बहुपद को दर्शाने का अपना तरीका रहता है, इस तरह से। अब यदि आगे अपने बढ़ें, बहुपद के अंदर अपने चलें, क्योंकि अपना मुख्य टॉपिक ही यही है बहुपद। इसमें यदि अपने ध्यान से देखें तो बहुपद के जो अपने प्रकार करते हैं वो 2 आधार पर है। तो बहुपद के प्रकार, इसके आगे बढ़ें तो मैं लिखता हूँ बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। तो बहुपद को 2 टाइप से अपने विभाजित करते हैं बच्चों।
एक तो करते हैं पद के आधार पर, ठीक है, और एक करते हैं घात के आधार पर। तो पहला पद के आधार पर और एक होता है घात के आधार पर। तो पद कैसे होते हैं बहुपद में, ये अपने को पहले, क्योंकि पद के आधार पर पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ अपने को देखनी पड़ेगी। तो बच्चों पद कैसे होते हैं, जैसे देखिए इस पे जहाँ तक जोड़ और घटाओ नहीं आता है तब तक एक पद होता है, यानी जोड़ और घटाओ के द्वारा पद वो अलग होते हैं। तो इसमें यदि देखें तो 2 पद हैं, इसमें यदि मैं देखूँ तो 2 पद है, यहाँ पर मैं देखूँ तो 3 पद है बच्चों, 1 2 और 3 पद है यहाँ पर। यदि ध्यान से आप देखेंगे तो इसमें आपको 3 पद दिखाई देंगे, ये तो बहुपद है ही नहीं आगे वाला, तो ठीक है। तो इस तरह से बहुपद में कितने भी पद हो सकते हैं, साधारण सी बात है। तो बहुपद में यदि एक पद होगा तो उसको एक पदी कहेंगे, बहुपद। इसी तरह 2 पद होंगे तो अपने द्विपदीय कह देंगे उसको, द्विपदीय बहुपद। इसी तरह 3 पद होंगे तो त्रिपदीय। इसी तरह आगे से आगे ये बढ़ते जाएंगे बच्चों। तो पद के बारे में आपको पता लग गया। जैसे ये मैं कहूँ, मेरे पास सॉरी ये इसको कहूँ तो ये द्विपद आ गया, 2 पद है इसमें, है ना। इसमें अपने पास देखें तो 3 पद है, ठीक है। तो ये अपने पास पद के आधार पर हो गया। एक होता है घात के आधार पर। तो घात क्या होती है, किसी भी बहुपद है उसमें घात के बारे में यदि अपने को देखना है तो जिसमें जो अधिकतम घात का जो पद है, अधिकतम घात का जो पद है उसमें जो घात है उसको बहुपद की घात कहते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें देखें तो 1 घात का पद है ये, क्योंकि इसमें मैक्सिमम घात 1 ही है, x की घात 1 है, ये y की अधिकतम घात 2 है, y की अधिकतम घात इसमें 2 है, तो इसको अपने द्विघातीय बहुपद बोलेंगे। तो घात के आधार पर बोले तो घात के आधार पर अपने एक घात से शुरू हो जाते हैं, तो अपने कहेंगे एक घात का बहुपद, जिसको रेखिक बहुपद भी कहते हैं, ठीक है, एक घातीय बहुपद, इसको अपने रेखिक बहुपद भी कहते हैं, रेखिक। इसी तरह द्विघातीय और त्रिघातीय, इस तरह से ये चलता रहता है। और इस तरह से अपने बहुपद के 2 टाइप अपने पास, बहुपद को 2 टाइप से अपने बांट सकते हैं, एक तो पद के आधार पर, एक उसको घात के आधार पर। तो पद तो वो हैं जो जोड़ और घटाव के निशान के द्वारा विभाजित होते हैं, अलग अलग पद बनते हैं। और घात वो होती है कि किसी भी बहुपद में जो चर है यानी अज्ञात राशि है उसकी अधिकतम घात कितनी है, उसकी अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। तो यहाँ पर यदि मैं देखूँ, अब देखो एक पद का यदि उदाहरण दूँ बच्चों, तो ये एक पदीय है, ये मेरे पास 2 पदीय बन गया, और ये मेरे पास जैसे मैं इसको देखूं ये 3 पद का बन गया बच्चों। और घात के आधार पे देखें तो ये एक घात का बहुपद है जिसको रेखिक बहुपद कहते हैं। द्विघातीय देखूं तो ये लो, इसमें अधिकतम घात 2 है। त्रिघात का देखूं तो बच्चों इसमें इस तरह से आप लिख सकते हो, जैसे अपने को तो घात 3 ये ध्यान देना है, आगे गुणांक पर ध्यान नहीं देना है। तो ये यदि देखें तो ये त्रिघातीय, इसमें अधिकतम घात 3 है, फिर एक घात है, फिर शून्य घात का पद है, यानी चर की घात 0 है। तो इस तरह से अपने बहुपद है उसको देख सकते हैं। तो ये अपने बहुपद के बारे में बेसिक जो जानकारी ली। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं। ये जो अब तक जो मैंने बताया है वो कक्षा 9th में भी अपने पढ़ रखा है, तो आपको भली भांति समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसको देखते हैं, इसका विस्तार से अध्ययन करते हैं बहुपद के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास अब आ गया बहुपद के शून्यक, क्योंकि अपना मुख्य जो चैप्टर है वो यहीं से शुरू होता है, बहुपद के शून्यक। तो बहुपद के शून्यक, अब बहुपद के यदि शून्यक देखें तो यदि मैं साधारण सा अर्थ इसका निकालूं तो मान लीजिए fx मेरे पास एक बहुपद है, कोई भी बहुपद हो सकता है, fx एक बहुपद है, तो उसमें x के वे मान जो fx का मान है वो 0 कर दें, उसको बहुपद के शून्य कहते हैं। माना मैं 2 टाइप से इसके अर्थ निकालूंगा, तो एक तो साधारण अर्थ निकाल रहा हूं। साधारण अर्थ है, माना fx एक बहुपद है, भी fx कोई एक बहुपद हो सकता है, जैसे 4x + 5 है, 4x + 2 है, कोई भी एक बहुपद हो सकता है, ठीक है। तो उसमें x के वे मान, तब x के वे मान जिसके लिए fx का मान 0 हो जाता है, बहुपद के शून्य कहलाते हैं, बहुपद के शून्य कहलाएंगे। अब देखो कैसे इसको भी समझें अपने। ये मान लीजिए मेरे पास एक बहुपद है x - 5,
तो ये कह रहा है x का एक ऐसा मान बताना है कि जिससे इस बहुपद का मान शून्य है। ये कोई मेरे पास एक बहुपद है, मान लीजिए px का बहुपद है, या fx जिसको लिखा है तो fx लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। fx एक बहुपद है किसका, x - 5 में है। अब x का एक ऐसा मान अपने को तैयार करना है जिससे इसका मान शून्य हो जाए। तो देखो x का मान यदि 1 रखेंगे तो -4 आएगा, 2 रखेंगे तो -3 आएगा, 3 रखेंगे तो -2 आएगा, 4 रखेंगे तो -1 आएगा, 5 यदि मैं x का रखूँगा, x का मान यदि मैं 5 रख दूँ इसमें तो 5 - 5 शून्य आ गया। तो इस स्थिति में जो x बराबर 5 है वो इसका शून्यक है। समझ में आई होगी बात है भाई। x का वो मान जिसके लिए बहुपद का मान शून्य हो जाए, बहुपद का मान शून्य हो जाए उसे अपने बहुपद का शून्य कहते हैं। तो एक चीज़ इसमें और ध्यान देने वाली है बच्चों, अब अभी अपने बहुपद की घात के बारे में पढ़ा, भी रेखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती। यदि रेखिक बहुपद यानी एक घात का बहुपद है तो उसका एक ही शून्यक होता है, द्विघाती बहुपद है तो उसके 2 शून्यक होंगे, त्रिघाती बहुपद है तो उसके 3 शून्यक होंगे। ये भी बात, जितनी घात का बहुपद होता है उतने ही उसके शून्यक होते हैं। ये भी बात बहुत अच्छी बात है, याद रखने वाली बात है कि जितनी घात का बहुपद होता है, अपने से कोई पूछ ले कि द्विघाती बहुपद है उसके कितने शून्यक होंगे, तो साधारण सी बात है कि 2 शून्यक होंगे। ठीक है, तो इसका ये रेखिक है तो देखो एक ही शून्यक ऐसा है जो इसको, x का मान एक ही है जो इसको शून्य करे। यदि ये द्विघाती होता तो x के 2 मान ऐसे पाए जाते अपने को जो उसको शून्य कर देते। ठीक है, तो ये इसका साधारण अर्थ मैंने निकाला है बहुपद के शून्य का। एक होता है इसका अपने देखे ज्यामितीय अर्थ, तो दूसरा अर्थ है इसका ज्यामितीय, ये साधारण अर्थ था, दूसरा है ज्यामितीय अर्थ। ज्यामितीय अर्थ में यदि बच्चों अपने देखें तो ज्यामितीय अर्थ में क्या कहता है कि मान लीजिए अपने पास y बराबर fx कोई एक बहुपद है, माना y बराबर fx एक बहुपद है। ठीक है, क्योंकि ग्राफ से हमने देखे तो x और y होते हैं, उसी अनुसार y बराबर fx मेरे पास एक बहुपद है। ठीक है, तब y बराबर fx का आलेख जो है, ग्राफ जो है, वो x को जिन बिंदुओं पर काट रहा है उसको अपने बहुपद के शून्य कहेंगे। ठीक है, तब y बराबर fx का आलेख यानी ग्राफ, आलेख यानी ग्राफ x अक्ष को, यहां पर यह बात ध्यान देने वाली है, x अक्ष को जिन बिंदुओं पर काटता है, जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है या काटता है, वह बहुपद के शून्य कहलाएंगे। इन बिंदुओं पर जैसे अपने लिखें तो प्रतिच्छेद करता है, उन्हें बहुपद के शून्य कहें। शून्य कहते हैं, शून्य होते हैं यू। तो देखो 2 अर्थ मैंने पढ़े हैं इसके बहुपद के शून्य के। तो एक तो साधारण अर्थ जिसमें x के वे मान जिसे बहुपद का मान शून्य हो जाए, साधारण सी परिभाषा है, x के वे मान जिसे बहुपद का मान शून्य हो जाए। और ज्यामितीय अर्थ के बारे में यदि मैं देखूं बच्चों तो मेरे पास है यहाँ पर कि मैं कोई ग्राफ ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये तो y हो गया, सॉरी ये तो x हो गया और ये y हो गया। अब इसमें मैं यदि देखूं कि y बराबर fx का एक fx एक बहुपद है और इसका ग्राफ खींचता हूं, तो मान लीजिए बच्चों मैंने इस तरह का ग्राफ बना दिया मैंने। तो ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ है वो x को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, एक बिंदु पर। ये एक इसका शून्यक है, ये x पर जो भी मान होगा जैसे -2 है, -3 है, वो उसका शून्यक है। ये बात यहाँ पर समझने वाली है। तो इसी को मैंने लिखा है कि y बराबर fx का आलेख यानी ग्राफ x को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, जिन बिंदुओं पर, जैसे यहाँ प्रतिच्छेद कर दिया, सपोज कीजिए ये ग्राफ ऐसे भी हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था, ये देखो 1 शून्यक, 2 3 4 और 5 शून्यक बन गए। तो इस तरह से जितनी बार x को वो प्रतिच्छेद करता है, जितनी बार x को वो प्रतिच्छेद करता है वो उसके शून्य कहलाते हैं। ये साधारण सी बात आपको समझ में आ गई। अभी इसके अपने उदाहरण लेते हैं तो उसे और अच्छा आपको समझ में आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बहुपद के शून्य का उसको 2 टाइप से अपने समझा है, एक तो सामान्य अर्थ यानी साधारण अर्थ से, एक उसका ज्यामितीय अर्थ है। तो ज्यामितीय अर्थ है ना, ये अपनी 2.1 शुरू होती है। ज्यामितीय अर्थ के बारे में ही अपने पास 2.1 दी गई है। तो चलिए उसका पहला उदाहरण लेता हूँ मैं बच्चों। किसी बहुपद px के लिए कहा गया है, उदाहरण लिखता हूँ, किसी बहुपद px के लिए कोई भी बहुपद है मान लीजिए, तो इसने अपने पास px बहुपद दिया है, y बराबर px का एक ग्राफ दिया गया है, y बराबर px का के ग्राफ दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, ये कह रहा है कि y बराबर px के आपको ग्राफ दिए जा रहे हैं
उनको देख के अपने को प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये इस तरह का एक सवाल दिया गया बच्चों, तो इसको अपने देखते हैं। बहुत ही साधारण सा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो चलिए, मेरे पास कुछ जैसे ग्राफ दिए गए हैं, फर्स्ट ही करता हूँ मैं। फर्स्ट ये मान लीजिए मेरे पास एक ग्राफ दिया गया है, ठीक है। इसमें अपने को जो दिखाया गया है, ये मान लीजिए मैं इससे लिखूँ तो बच्चों इस तरह का मेरे पास ग्राफ दिया गया है, ये ग्राफ दिया गया है, ठीक है। दूसरा यदि मैं देखूँ तो मेरे पास इस तरह का ग्राफ दिया गया है बच्चों, थोड़ा छोटा बना लेते हैं ताकि अच्छी तरह से अपने पास आ जाएंगे। इस तरह के ग्राफ दिए गए हैं, ये सेकंड आ गया, ये थर्ड आ गया, इसी तरह यहाँ पर चौथा ग्राफ आ जाएगा, इसी तरह यहाँ पर पांचवा आ जाएगा बच्चों। बहुत ही आसान सवाल है इसके, और परीक्षा की दृष्टि से देखो महत्वपूर्ण भी है, भी आसान भी है और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। और इसमें यदि देखें तो बच्चों ये एक्स एक्स हो गया, ये वाई एक्स है, ठीक है। इसी तरह ये एक्स और ये वाई एक्स हैं, ये एक्स एक्स है और ये वाई एक्स है बच्चों, ये एक्स एक्स और ये वाई एक्स। बिल्कुल आसानी से अपने को समझ में आ जाएगा, बिल्कुल साधारण साधारण सवाल और अच्छे अच्छे सवाल जो आपकी किताब में दिए गए हैं बच्चों, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। इसके इस तरह का ग्राफ यदि मैं बना दूं, इस तरह का ग्राफ भी हो सकता है। ग्राफ बच्चों इस तरह का भी हो सकता है, ये भी एक ग्राफ है, ठीक है। ग्राफ बच्चों इस तरह का भी हो सकता है, ठीक है। और यदि और अपने ग्राफ लें तो ग्राफ इस तरह का भी हो सकता है बच्चों, इस तरह का ग्राफ ही हो सकता है, ठीक है। और यदि मैं इस तरह का ग्राफ लूँ बच्चों तो इस तरह का ग्राफ भी हो सकता है, ये है। तो चलिए अब इसके आंसर अपने को लिखने हैं बच्चों, बहुत ही साधारण से सवाल दिए गए। तो देखो, अपने ज्यामितीय अर्थ जो पढ़ा था शून्य का, ज्यामितीय अर्थ अपने जो पढ़ा था उसमें ये दिया गया था कि अपने पास एक्स एक्स को जो ग्राफ है एफ एक्स का, जो एक्स एक्स को जिन बिंदुओं पर काट रहा है, जितने बिंदुओं पर काट रहा है उतने उसके शून्य होंगे। तो देखिए एक्स एक्स ये कितने बिंदुओं पे काट रहा है, एक बिंदु पर, तो एक शून्यक है। इसके नीचे अपने लिख देंगे एक शून्यक, ये आंसर आ गया। इसका दूसरे का देखें तो ये एक्स एक्स कितने बिंदुओं पर काट रहा है, सिर्फ ये एक्स एक्स को देखना है अपने, कितने बिंदुओं पर काट रहा है, एक और दो, तो इसके दो शून्यक है, दो शून्यक है। ये देखिए एक, दो और तीन बिंदुओं पर काट रहा है, तो तीन शून्यक है। ये देखिए सिर्फ एक ही बिंदु यहीं काट रहा है, ये वाई एक्स है, इसको नहीं देखना है अपने को, एक्स एक्स ये वाला इसको देखना है, तो एक बिंदु पर काट रहा है यहाँ पर, तो एक शून्यक। और यहाँ पर देखें तो देखो बच्चों एक बिंदु पर काट रहा है ये, यहाँ पर ध्यान से देखना है, तो एक्स एक्स को एक बिंदु पर काट रहा है, तो कितने शून्यक हुए फिर, एक शून्यक। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल दिए गए हैं। इसमें देखो बच्चों एक, दो, तीन, चार बिंदुओं पर काट रहा है, तो इसका आंसर लिखेंगे चार शून्यक। तो इस तरह से अपने 2.1 का जो उदाहरण है उसको आसानी से समझ सकते हैं। चलिए 2.1 का पहला सवाल भी लेते हैं, बिल्कुल आसान सा सवाल दिया गया है। तो इस तरह से अपने को ग्रहकार्य के रूप में ये सवाल करने हैं, जिसको केवल समझने के लिए आलेख दिए गए हैं। इसमें अपने को वैसे कोई ग्राफ पेपर वगैरह की आवश्यकता नहीं रहेगी, केवल अपने को समझना है और ग्रहकार्य कॉपी में कर लेना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब मैं लेता हूँ पहला सवाल, ठीक है। पहला सवाल बिल्कुल ऐसा ही है, ये लो पहला सवाल, ठीक है। पहले सवाल के लिए वही अपने आलेख बनाएं पहले, ठीक है। तो चलिए बच्चों ये पहला सवाल है, मान लीजिए ये लो पहला, दूसरा और तीसरा, क्योंकि उसमें भी 6 है तो वैसे ही बना देंगे जैसे पहले 6 अपने उदाहरण में तैयार किए थे बच्चों। ये लो बच्चों, ठीक है। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, इसी तरह से आगे बढ़ते गए। चलो ये तो आपको पता लग गया होगा एक्स एक्स और वाई एक्स। ये जो बहुपद का ज्यामितीय अर्थ है वो समझने में बहुत ही आसान है। ज्यामितीय अर्थ को अपने इसको समझने के में आसानी के लिए ही काम में लेते हैं, ताकि आप बच्चों को बड़ी आसानी से समझ आ सके, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब इसमें कुछ एक उदाहरण मैं लेता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने एक तो ये उदाहरण ले लिया जो एक्स एक्स के समांतर है रेखा, और यदि मैं देखूं तो बच्चों मैं इस तरह का उदाहरण भी ले सकता हूं। मान लीजिए मैंने ये उदाहरण ले लिया, ठीक है। तो इसमें शून्य का आपको पता लग रहे होंगे। और यदि बच्चों मैं इस तरह का उदाहरण भी ले सकता हूं,
ये भी ले सकता हूँ। आपकी किताब के 2.1 का पहला सवाल है, उसे मैंने ये उठाए हैं। और इस तरह का भी लिया जा सकता है बच्चों, ये भी है। इसके आंसर तो आपको पता लग ही रहे होंगे। चलिए ठीक है, और इस तरह का भी लिया जा सकता है। ठीक है, इसको और घुमा देते हैं एक बार, ये लो बच्चों। ठीक है, और इस तरह का भी लिया जा सकता है बच्चों, इस तरह का भी लिया जा सकता है। तो इस तरह के कुछ एक सवाल मेरे पास हैं। तो चलिए बच्चों, इनके बारे में देखते हैं। इसके शून्यकों की संख्या अपने ज्ञात करते हैं। तो ध्यान से देखो, इस पर एक्स को कितनी बार काट रहा है। क्या आपके दिमाग में ऐसा तो नहीं आ रहा कि एक बार काट रहा है? क्योंकि वो एक बार काट रहा है, वो वाई एक्स को काट रहा है बच्चों। एक्स एक्स तो ये वाला है ना, एक्स एक्स को नहीं काट रहा, इसका मतलब इसके शून्यक नहीं है। ठीक है, शून्यक नहीं है, यानी शून्यक विद्यमान नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें एक शून्यक है, क्योंकि ये देखो, ये लाइन अपनी एक्स एक्स ये वाली लाइन है, तो इसको अपने को देखना है, तो एक शून्यक है। यहां पर देखो 1, 2 और 3 शून्यक है बच्चों। यहां पर देखो 1 और 2 शून्यक हैं। यहां पर देखो 1, 2, 3 और 4 शून्यक है बच्चों। यहां पर देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 शून्यक हैं। तो देखो कितने अच्छे अच्छे सवाल है ना, कितने साधारण सवाल है। तो इस तरह से बच्चों अपने 2.1 के सवाल पूरे किए। 2.1 जो प्रश्न वाला है वो पूरी हुई अपनी। तो मेरा विश्वास आपको समझ में भी आया होगा। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आपको नियमित मिलते रहे। मिलेंगे जस्ट ही अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।